चलिए आते देखते हैं सर्कल वृत्त। चलिए इसके बारे में आते बात करते हैं कि वृत्त के बारे में। चलिए पहला अध्याय है 10.1 आता है खाली स्थान को भरिए, खाली स्थान को भरिए। पहला सवाल है इसमें कि वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में स्थित होता है। कहता है वृत्त का केंद्र जो है एक वृत्त है, वृत्त हो गया। कहता है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र वृत्त के किस भाग में उपस्थित होता है। कहता है यह वृत्त का जो केंद्र है, कहता है यह बहिर्भाग में स्थित है, यह उभयंतर या अंतभाग में स्थित है। कहते हैं वृत्त का केंद्र तो हमेशा अंदर में ही स्थित होता है, इसलिए इसको कहते हैं उभयंतर। क्या कहते हैं? उभयंतर। क्या कहते हैं? अभयंतर। क्या कहते हैं? अभयंतर। अभयंतर मतलब अंदर के भाग को कहा जाता है अभयंतर, जबकि बाहर के भाग को कहा जाता है बहिर्भाग। क्या कहा जाता है? बहिर्भाग। तो इसका एक का खाली स्थान है, ये भराएगा अभयंतर। क्या भराएगा? अभयंतर। दूसरा माते हैं, कहते हैं एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। कहता एक वृत्त है, एक वृत्त है, कहता है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से अधिक हो, तो वृत्त के बीच में स्थित होता है, तो वह क्या कहलाता है? वृत्त के बीच में स्थित होता है। कहता वह त्रिज्या से अधिक, जैसी त्रिज्या से अधिक होता है तो यह बाहर हो जाएगा। जरूर है कि बाहर होगा। जैसे कहता है त्रिज्या से अधिक होता है, हमें यह नहीं कह रहा है कि त्रिज्या से अधिक इधर हो या उधर हो, हमें तो बाहर ही जाना है। त्रिज्या से अधिक हमेशा बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो इसका भाग ये क्या कहलाएगा? बहिर्भाग। क्या कहलाएगा? बहिर्भाग। तो 2 नंबर में क्या दिखाएगा? बहिर्भाग। क्या दिखाएगा? बहिर्भाग। तीसरा नंबर में है बहिर्भाग में सर वो कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी पढ़ सकता है, यहाँ भी पढ़ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं। बहे हो के बाद हो रहा है ना। 3 नंबर में कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या कहलाता है? कहता है एक वृत्त है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीव, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। जीवा तो हमारा यह भी है, जीवा हमारा यह भी, लेकिन हमें कहता है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है वही हमारा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त का क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। 4 नंबर में कहता है एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे पर होता है। कहता है एक चाप है, एक यह हमारा चाप हो गया, वृत्त का चाप। कहता है एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, एक व्यास के, तो कहता है एक व्यास के सिरे हो, तो व्यास हो गया, जिसे कहते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तब कहता है इसके खाली स्थान में क्या भराएगा? क्या भराएगा? जब कहता है एक वृत्त जब एक व्यास पर खींचा जाता है तो यह क्या कहलाता है? यह भी हमारा एक जीवा है, तो यह भी हमारा क्या एक चाप है। जब इस चाप जब यह कहलाता है तो क्या कहलाता है? यह अर्धवृत्त। क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। 5 नंबर में वृत्तखंड एक चाप तथा उसके बीच का भाग क्या कहलाता है? एक वृत्त है, उसके एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड है, उसके बीच का भाग, उसके बीच का भाग यह क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। या यहाँ से भी अगर इसको आगे बढ़ाते हैं या यहाँ से भी आगे बढ़ाते हैं तो यह भी इसका जीवा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीवा ही कहलाएगा। तो इसका एक वृत्तखंड हो गया, यह भी वृत्तखंड है, यह भी हमारा वृत्तखंड है, यह भी हमारा वृत्तखंड है। 6 नंबर में कहते एक वृत्त जिस ये तल पर स्थित होता है,
एक बेट जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? उसे कितने भागों में विभाजित करता है? जब एक वृत्त अगर ये तल पर स्थित होता है तो वह त्रिभुज को कितने रेखाओं से होकर यह गुजरना पड़ता है? कितने रेखाओं से? 3 रेखाओं से। इसका आंसर कितना होगा? 3। बता दें। है ना? स्लोली आवाज है ना? इतना चलिए। 2 नंबर में पता लिखिए सत्य या असत, अपने उत्तर के साथ कारण दीजिए। चलिए 2 नंबर में दिया गया है कि सत्य और असत्य है। 1 नंबर में केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। एक वृत्त है, एक वृत्त कहता है कि वृत्त के केंद्र पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। हाँ, यह जब यहाँ से यहाँ यह मिलेगा जरूर है कि यह कहलाएगा वृत्त का त्रिज्या ही। वृत्त का क्या कहलाएगा? त्रिज्या। तो 1 नंबर में यह क्या है? सत्य है। 2 नंबर में हाँ, तो कारण तो यही होगा कि जब कोई रेखाखंड अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो वह क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। इसका मतलब यह सत्य है। 2 नंबर में एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। चलिए एक वृत्त है, इसमें कहता है समान लंबाई के जीवा हो सकता है। चलिए वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो यह हमारा सबसे पहले कहलाता है सबसे बड़ी जीवा जो व्यास कहलाता है। लेकिन यहाँ से भी जाता है तो यह भी हमारा जीवा ही कहलाती है। लेकिन क्या सभी समान जीवा होती है? नहीं होती। इसका मतलब यह क्या है? असत्य है। 3 नंबर में यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए, 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए, क्या प्रत्येक भाग दीर्घचाप होगा? चलिए आते देखते हैं। एक वृत्त है, इसको 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। कितने बराबर भागों में? 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। क्या एक यह दीर्घचाप होगा? दीर्घचाप हमेशा होता है वृत्त का ऐसा है, लेकिन यह तीनों दीर्घचाप नहीं कहलाएगा। नहीं, तीनों दीर्घचाप नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी दीर्घचाप होता है किसी वृत्त में तो एक दीर्घचाप होता है, एक से ज़्यादा दीर्घचाप नहीं होता है। इसलिए यह जब भी किसी वृत्त में अगर दीर्घचाप खींचा जाता है तो वह एक ही खींचा जाता है। लेकिन इसमें यह कितना खींचा गया है? 3। इसका मतलब सत्य या असत्य है? असत्य है। क्या है? असत्य है। 4 नंबर में वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, कहता है एक वृत्त है, एक वृत्त है, कहता है जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो। यहां से यहां अगर ये त्रिज्या है तो इसका दुगनी तो हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्या से दुगनी हो क्या वृत्त का व्यास कहलाता है। जब ये अगर ये त्रिज्या से अगर यह दुगनी होता है तो वृत्त का तो हमेशा यह व्यास ही कहलाता है, यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। इसका मतलब यह क्या है? सत्य है। 5 नंबर में कहता है ये त्रिज्खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। चलिए एक वृत्त है, कहता है त्रिज्खंड है, यहां से यहां हो गया दीर्घ त्रिज्खंड, कहता है त्रिज्खंड जीवा एवं जीवा हो गया जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। यह संगत चाप है लेकिन इसके बीच का यह क्षेत्र है नहीं है, नहीं है। इसका मतलब यह सत्य है या असत्य है? असत्य है। क्या यह असत्य है? कहता है वृत्त एक समतल आकृति होता है। कहता है वृत्त अगर कोई वृत्त पारता है तो कहता है वह एक समतल आकृति होता है या गेंद की आकृति। तो वृत्त हमेशा एक समतल ही आकृति है।
क्योंकि जब भी किसी अगर काठ को अगर ये काटेंगे गोल तो वह हमेशा समतल ही होगा, कि नहीं ये गोल गेंद जैसा नहीं होगा, तो हमेशा क्या होगा, समतल होगा। इसका मतलब यह क्या है, सत्य है।